नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी आपके समक्ष एक वीडियो लेकर फिर से प्रस्तुत हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका वसंत का दूसरा अध्याय लाख की चूड़ियाँ। इसके लेखक हैं कामतानाथ जी। तो हम पहले कहानी पढ़ेंगे, तत्पश्चात प्रश्नोत्तर हल करेंगे। आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम अगर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी उपलब्ध हो सके। चलिए शुरू करते हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती है, मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। देखो, ये लखेरा है लाख से चूड़ियाँ बनाने वाला। और जब लेखक अपने गांव मामा के गांव जाता था तो इससे लाख की गोलियां लेता था। तो लेखक अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कामतानाथ जी। आगे पढ़ते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, जैसा कि चित्र में अंकित है। तो मैं बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो बच्चों की आदत होती है कि बच्चों को देखते हुए उसे वैसा ही संबंध स्थापित कर लिया जाता है। उसे बदलू काका कहते थे सब, तो यह भी उसे बदलू काका ही कहने लगा। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था, ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, भट्टी में आंच जलती रहती थी जिसमें वह लाख को पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान ही पतला करके चूड़ी का आकार दे देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी हुई थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी, जिसमें डालकर क्या है कि चूड़ी को एक गोलाई युक्त आकार दिया जाता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया मतलब जो गांव में बनी हुई होती है छोटी बैठने के लिए, जो बहुत ही पुरानी थी। उसकी मचिया बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका एक हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लाला कहकर पुकारता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही की वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। तो डेली लगभग 4 से 6 जोड़े चूड़ियाँ बना देता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो यहाँ उत्प्रेक्षा दी गई है, इस प्रकार से देखता था उस बेलन को जैसे कि वो एक नई नवेली दुल्हन की कलाई हो। बदलू मनिहारा था। जो चूड़ियाँ बेचने वाला बनाने वाला होता है उसको मनिहारा या लखेरा कहते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत अर्थात बिक्री भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे।
परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता नहीं था। वस्तु विनिमय करता था, मतलब किसी अनाज या किसी दूसरी वस्तु के बदले चूड़ियाँ देता था। गाँव में अक्सर ये चलता है। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था, अर्थात अच्छे दाम लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। जिसे सगुन बोलते हैं, तो सगुन के तौर पर वो लेता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, नाराज़ हो गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, अर्थात काफ़ी जटिलता आई, कठिनाई आई उसको मनाने में। आसानी से माना नहीं। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसके घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते 100 अलग। तो ये उपहार मिलता था, सगुन मिलता था उसको, जो शादी के वक्त चूड़ियाँ देता था उसके बदले। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था, मतलब चिढ़ उठता था। कभी कभी तो 2-4 बातें भी उसको सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में पूछता रहता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। मर्द से तात्पर्य है उनके पति के साथ। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, अर्थात कोमल होती हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं खेत आदि में काम करती रहती हैं, जबकि शहरी महिलाएं जो होती हैं वो कोमल होती हैं। इसलिए कहा गया है कि उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए, अर्थात वो उनसे थोड़ी भारी होती हैं लाख की चूड़ियाँ, इसलिए कहा गया है कि उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके कलाइयों में हाथ में मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था लाख की। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में, मतलब लगभग हर गर्मी की, अधिकांशतः हर गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के बाद तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी की एक दूर की शहर में बदली हो गई, ट्रांसफ़र हो गया, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि अब नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, जो कि पहले गांव की सभी स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहनती थी। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, विरले ही अर्थात कोई कोई ही हाथों में उन्होंने देखा कि लाख की चूड़ियां पहनी हुई हैं। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की
आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान वो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो जवाब आता है, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। तो उसने कहा कि काका मैं जनार्दन हूँ, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय प्रस्तुत किया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, अर्थात अपने मस्तिष्क से पुरानी यादों को खोज रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, क्योंकि वह उसे बचपन में लला के नाम से ही संबोधित करता था। बहुत दिन बाद गांव आए हो? हाँ। तो लेखक कहता है, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो कुछ देर तक फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई और न ही भट्टी। तो मैंने पूछा, आजकल काम नहीं करते हो काका? तो जवाब देता है, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है लला, आजकल यह काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में वह संभव कहाँ। तो ये यांत्रिकता के दबाव के लिए एक व्यंग किया गया है लेखक के द्वारा यहाँ, जो बदलू के माध्यम से किया है कि यांत्रिकता इतनी बढ़ गई है कि मनुष्य का काम शेष बचा ही नहीं है, मशीनीकरण। लेकिन यहाँ बताया है कि लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लाला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। जब वह देर तक खांसता रहा तो मुझे लगा उसे दमा है, दमे की बीमारी है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा व्यथा अर्थात दुख या पीड़ा छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, अर्थात मशीनीकरण के कारण कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो शांति को तोड़ते हुए लेखक कहता है,
आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। तो कहते हैं अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर, मतलब उसकी तरफ मुख करके बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तब लेखक कहते हैं, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए, वाह वाह, बिना आम खाए खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। बदलू सिंह कहता है, तो मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। तो लेखक पूछता है, गाय तो अच्छी है ना काका? गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा, वाह वाह। वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में, अर्थात एक वक्त में खा जाता था, एक समय खा जाता था। आप लोगों की बात और है। मैंने कहा, अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, अर्थात जो पककर सिंदूर के जैसे रंग के हो गए हैं। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में, मतलब अपनी हथेली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, अर्थात सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चल आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार स्वीकार नहीं की, नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए, आसानी से हार मान ले। तो इस प्रकार से हमने यह संपूर्ण अध्याय अध्ययन कर लिया है। इसके प्रश्नोत्तर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।